चरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज का हमारा विषय है उपयोग। ये उपयोग पाठ जो है ये वीतराग विज्ञान भाग 3 का तीसरा पाठ है। मतलब जो वीतराग विज्ञान भाग 3 है और पाठ नंबर भी 3 है। हाँ, और इस पाठ का नाम उपयोग है। अब उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग की दो परिभाषाएं होती हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। और दूसरी परिभाषा यह है कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अर्थात अनुविधायी जीवों के परिणामों को उपयोग कहते हैं। अब अनुविधायी क्या है? अनुविधायी अर्थात अनु प्लस विधायी। अनु अर्थात साथ साथ, विधायी अर्थात रहने वाला। जो साथ साथ अर्थात जो चैतन्य के साथ संबंध रखता है, मतलब चैतन्य के साथ ही संबंध रखता है, उसे अनुविधायी कहते हैं। मतलब संबंध रखता है, साथ साथ रहने वाला है, उसे अनुविधायी कहते हैं। और ऐसे ही चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अथवा अनुविधायी जीवों के परिणामों को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। अब ये अपन ने पहली परिभाषा में देखा था, ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन क्या है? सबसे पहली बात, ये जो ज्ञान दर्शन होते हैं ये समस्त जीवों में होते हैं। हाँ, जो ज्ञान दर्शन होते हैं ये समस्त जीवों में होते हैं और जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी किसी द्रव्य में नहीं होते। मतलब सिर्फ जीव द्रव्य में ही होते हैं। और इसी से समझ में आता है कि ये जो ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव है ये आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि ये आत्मा के अलावा और किसी को होता ही नहीं है। तो किसका स्वभाव होगा? आत्मा का ही होगा। ये अपन ने ज्ञान दर्शन का समझ लिया कि ये हर संसार की हर जीवों में होता है और सिर्फ जीव में ही होता है और बाकी किसी में नहीं होता। अब उपयोग के भेद होंगे, है कि नहीं भेद? उपयोग के भेद हैं जो कि 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग अर्थात जिसमें सामान्य प्रतिभास हो अर्थात अथवा निराकार झलक हो, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। निराकार झलक अर्थात क्या? निराकार झलक अर्थात मतलब जैसे अपने जेब में मोबाइल रखा है, अपन ने सोचा कि मैंने जेब में कुछ रखा था, अपन को याद आया कि मैंने जेब में कुछ रखा था। ये सामान्य प्रतिभास था, अपन को तभी ख्याल में नहीं आया था कि मोबाइल रखा था, क्या रखा था, बस कुछ रखा था, इतना पता था अपन को। तो ये हो गया दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? ज्ञानोपयोग अर्थात जिसमें स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। उस उपयोग को क्या कहते हैं? ज्ञानोपयोग कहते हैं। अब इस परिभाषा का अर्थ क्या है? मतलब स्वपर पदार्थों का, मतलब जैसे फिर से ही ये मोबाइल का उदाहरण ले ले कि जेब में रखा था अपन ने मोबाइल। पहले तो अपन ने सोचा कि मैंने जेब में कुछ रखा था, तो ये हो गया दर्शनोपयोग। फिर मेरे को ध्यान आया कि
मैंने जेब में मोबाइल रखा था और ये इसमें फोन आ रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है तो फोन आ रहा है इसमें। ये जो अपन ने जाना, जिस ज्ञान से जाना, उसको ही ज्ञानोपयोग कहते हैं। ऐसे ज्ञानोपयोग को समझने की दो अपेक्षाएं हैं, शक्ति अपेक्षा और वर्तमान व्यक्त अपेक्षा। शक्ति अपेक्षा अर्थात ज्ञान गुण संसार के समस्त जीवों में है, मतलब जो संसार है, जग है, ये इसमें जग में अर्थात संसार में सभी के पास ये ज्ञान गुण है। और इसमें एक चीज बताना भूल गया कि जो दर्शनोपयोग होता है वो ज्ञानोपयोग से पहले होता है, क्योंकि अपन को याद आया कि अपन ने जेब में कुछ रखा है, फिर उसके बाद योग्य दर्शनोपयोग, उसके बाद ध्यान में आया कि मैंने मोबाइल रखा था, तो वो हो गया ज्ञानोपयोग। तो बाद में समझ में आया ना, ऐसे ही थोड़ी कि अपन कोई एग्जाम दे रहे हैं, अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत अपन को 1 सेकंड में आंसर आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। अगर अपन को आंसर नहीं आता है तो अपन सोचेंगे, या फिर मैथ्स का कुछ कर रहे हैं तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, तुरंत थोड़ी आंसर आ जाएगा। हाँ, अपन दर्शनोपयोग होगा अपन को तो अपन सोचेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर ऑप्शंस में गलत लिखा होगा तो इसका आंसर इसमें है कि नहीं है। और जब अपन को पता चल जाएगा कि यही ऑप्शन करेक्ट है और इन सभी ऑप्शंस में से ये आंसर सही है, तो वो हो गया ज्ञानोपयोग, क्योंकि अपन को पता चल गया कि कि यही है आंसर। ऐसे ही इससे ही यही सिद्ध होता है कि पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर उसके बाद ज्ञानोपयोग होता है। हाँ, तो अब वर्तमान व्यक्त अपेक्षा अर्थात जो वर्तमान व्यक्त अपेक्षा है, इसके 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। उनके नाम क्या है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं मति ज्ञानोपयोग, श्रुति ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्याय ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग। ये जो अंत के 3 हैं, मतलब शुरुआत के जो 5 भेद हैं, उनके बाद जो 3 भेद हैं, उनके पीछे कु लगा है ना, जैसे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तो कु लगा इन सब के पीछे। इससे ये कु जो है ये मिथ्यात्व को दर्शाता है। अर्थात जब अपन ये कु को सुनते हैं या फिर देखते हैं तो कु मतलब मिथ्यात्व ही होता है। ये यहाँ पर कु का मतलब मिथ्यात्व को दर्शाया है। अब इनकी परिभाषा क्या है फिर? मतलब जो अभी अपन ने इनके ये ज्ञानोपयोग देखा, इसके 2 अपेक्षा देखी, दूसरी अपेक्षा के 8 भेद देखे, फिर उनमें से जो अंत के 3 भेद हैं वे मिथ्यात्व रूपी हैं, और शुरू के जो हैं 5 भेद वे सम्यक रूपी हैं। सम्यक मतलब जैसे जो 3 भेद हैं अंत के वो मिथ्यात्व, और उसका उल्टा सम्यक्त्व के 5 भेद, सम्यक्त्व के 5 भेद और मिथ्यात्व रूपी 3 भेद। सम्यक ज्ञान के 5 भेद और मिथ्यात्व के मिथ्या ज्ञान के 3 भेद। अब ये अपन ने इनके 8 भेद तो देख लिए, लेकिन इनकी परिभाषा क्या है? ऐसा थोड़ी कि अपन ने इन भेदों को ऐसे ही जान लिया कि इनके ये नाम है, हो गया। अब इनको इनकी परिभाषा भी तो जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले मति ज्ञानोपयोग की क्या परिभाषा है? इसको जानने से पहले मैं एक परिभाषा बोल रहा हूँ जो कुमति ज्ञानोपयोग
में भी घटित होगी और सुमति ज्ञानोपयोग में भी घटित होगी। सु बोलो या फिर सिर्फ मति ज्ञानोपयोग बोलो, ये भी सम्यक्त्व का ही है। अगर इसके पीछे कु लगेगा तो वो मिथ्यात्व का कहलाएगा। हाँ, तो वो परिभाषा यह है कि इंद्रिय और मन है जिसमें, क्या, इंद्रिय और मन है जिसमें ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं, ऐसे मतलब जो इंद्रिय और मन है कि जिसमें निमित्त हो। हाँ, और उस ज्ञान को जब ये इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं तभी उस ज्ञान को क्या कहते हैं, मति ज्ञानोपयोग कहते हैं या फिर कुमति ज्ञानोपयोग, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये मति ज्ञानोपयोग में भी घटित होती है और कुमति ज्ञानोपयोग में भी। तो ये तो अपन ने जान लिया, लेकिन सिर्फ मति ज्ञानोपयोग की परिभाषा क्या है, ये तो दोनों की थी। अब मति ज्ञानोपयोग की परिभाषा क्या है? मति ज्ञानोपयोग की परिभाषा यह है कि पराश्रय की अर्थात जो पर है उनको अपना मानना, ये पराश्रय की बुद्धि है। ऐसी पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान बोलो, मति ज्ञानोपयोग बोलो, सब एक ही है। अब श्रुत ज्ञान अर्थात मति ज्ञान के द्वारा, मतलब जैसे मति ज्ञान के द्वारा इसमें क्या लेना है मति ज्ञान का, इसमें मति ज्ञान का इंद्रिय और मन लेना है। मतलब जो मति ज्ञानोपयोग है इसमें इंद्रिय और मन का यूज होता है, तो श्रुत ज्ञानोपयोग में ये जो है ना मति ज्ञान के द्वारा, अर्थात इसमें भी श्रुत ज्ञान में भी ये इंद्रिय और मन आएंगे, मतलब इंद्रिय और मन इसमें भी यूज होंगे। अब पूरी परिभाषा क्या है? मति ज्ञान के द्वारा अर्थात इंद्रिय और मन के निमित्त द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध से अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञानोपयोग कहते हैं। ये हो गया शुद्ध ज्ञानोपयोग। अब तीसरा कौन सा है, क्या आपको पता है तीसरा ज्ञान कौन सा है? तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है? अवधि ज्ञान की परिभाषा में 2 पॉइंट है। कौन कौन से? तो इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, मतलब अभी जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में इंद्रिय और मन के निमित्त से आ रहा था, तो लेकिन अब अवधि ज्ञान में तो कोई इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंद्रिय और मन के निमित्त बिना। अब सेकंड पॉइंट, तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ये हो गया अवधि ज्ञानोपयोग। अब है मनः पर्याय ज्ञानोपयोग। मनः पर्याय ज्ञान अर्थात ज्ञानी मुनिराज को इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान को मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। मतलब जैसे अपन ने देखा है ना कि मुनिराज जो होते हैं, या फिर आप लोगों ने स्टोरी में भी देखा होगा कि मुनिराज किसी भी जीव को देखकर ही उसके मन की बात जान लेते हैं। तो वही यहाँ पर आएगा कि ये जो ज्ञान होता है मनः पर्याय ज्ञान, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी मुनिराजों को ही होता है।
और ये जो मनः पर्याय ज्ञान है, इसका जो यूज है वो है, जो ज्ञानी मुनिराज होते हैं ये जीव के परिणामों को देखकर अथवा जीव को देखकर उसके मन की बात जान लेते हैं। अब है केवल ज्ञानोपयोग। केवल ज्ञान अर्थात तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों और उनके समस्त गुण पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट तथा एक साथ जानते हैं, वे केवल ज्ञानी कहलाते हैं। केवल ज्ञान कहलाते हैं। और ऐसे पूर्ण ज्ञान को, हाँ, जो केवल ज्ञान होता है उसमें पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए उसको केवल मतलब पूर्ण केवल ज्ञान, ये हो गया केवल ज्ञान। अब है ये हो गए 5, ये 5 भेद कौन से थे? सम्यक रूपी थे, सम्यक ज्ञान रूपी थे। अब है 3 भेद जो कि मिथ्या रूपी है, मिथ्या ज्ञान रूपी है। तो इनकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग, इन तीनों की परिभाषा एक ही है। तो वो कौन सी परिभाषा है? क्योंकि तीनों ही मिथ्यात्व रूपी हैं और एक जैसे ही है लगभग। तो क्या है इनकी परिभाषा? इनकी परिभाषा यह है कि आत्मस्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग और अवधि ज्ञानोपयोग को कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञानोपयोग कहते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्यात्व होता है, अर्थात मिथ्या होता है। ये हो गए ये 3 मिथ्या ज्ञान रूपी जो 3 भेद हैं वो हो गए। अब ज्ञानोपयोग के 8 वेदों की अपन ने परिभाषा देख ली। अब ये जो ज्ञानोपयोग के 8 भेद थे, तो दर्शनोपयोग के भी तो कुछ भेद होंगे। ज्ञानोपयोग के 8 भेद थे, तो उसके आधे दर्शनोपयोग में 4 भेद हैं। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, तो कौन कौन से हैं? चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसमें ज्ञानोपयोग नहीं आएगा, इसमें दर्शनोपयोग आएगा, क्योंकि अभी अपन दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। पहले अपन ज्ञानोपयोग की बात कर रहे थे, अभी अपन दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। तो क्या है इनकी परिभाषा? ये जो दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, इनकी क्या परिभाषा है? तो पहले भेद की यह परिभाषा है कि चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो, उस मति ज्ञान से पहले वाले ज्ञान को चक्षुदर्शन कहते हैं। और इसमें अपन ये भी ले सकते हैं कि सामान्य प्रतिभास को, वो अवलोकन को, मतलब सामान्य प्रतिभास मतलब जो अभी अपन ने देखा था ना उदाहरण, मोबाइल का उदाहरण, सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, सामान्य ज्ञान, कुछ रखा है जेब में, बस इतना ही पता है। तो ये हो गया चक्षुदर्शन। अब अचक्षुदर्शन किसे कहते हैं? इसी चक्षुदर्शन का ही उल्टा, चक्षु इंद्रियों के निमित्त बिना, चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अचक्षुदर्शन कहलाता है। इसमें भी अपन सामान्य प्रतिभास और अवलोकन लेंगे, क्योंकि दर्शन में तो यही है,
सामान्य प्रतिभास मतलब सामान्य थोड़ा सा ज्ञान। हाँ, अब है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शन अर्थात, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, जैसे किसी को अवधि ज्ञान है, हाँ, उसने अवधि ज्ञान से देखा कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, ऐसा जान सकते हैं ना कि इतने टाइम पहले का जान सकते हैं, इतने किलोमीटर दूर का जान सकते हैं। तो कल मेरे साथ क्या हुआ ये जाना किसी ने, और उसने पहले तो शुरू में तो धीरे धीरे करके होता है ना कि कल स्कूल में मैंने इतना वर्क किया था, इसमें इतना मेरा ड्यू रह गया था और सर ने इतना होमवर्क दिया था, तो ये याद आ रहा था ना, धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था। एकदम से 1 सेकंड में थोड़ी समझ में आ गया था, धीरे धीरे समझ में आ रहा था। या फिर अपन ये ऐसे भी देख सकते हैं, अपन कहीं पे भी जाते हैं, जैसे अपन कहीं पर डैम गए, वहां पे अपन ने वीडियो बनाई और कई महीनों बाद अपन ने उन वीडियोस को देखा, तो अपन को तुरंत थोड़ी ध्यान में आ जाएगा। अपन ऐसे धीरे धीरे देखेंगे, अपन को ध्यान में आया कि इसके बाद ये होने वाला है, लेकिन उसके बाद कुछ और हुआ, फिर उसके बाद कुछ और हुआ। तो ये अवधि दर्शन की परिभाषा तो यही है कि अवधि ज्ञान से पहले होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? अवधि दर्शन कहते हैं। इसमें भी सामान्य प्रतिभास व अवलोकन आएगा। अब है केवल दर्शन। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान होता है, उसमें केवल दर्शन का क्या काम? ऐसे थोड़ी होता है कि अपन को पता चल जाता है 1 मिनट पहले कि मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे थोड़ी पता चल जाता है। तो जो केवल ज्ञान होता है वो केवल दर्शन के साथ में ही होता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में ही होते हैं। इसमें भी जो सामान्य प्रतिभास व अवलोकन इसमें भी आएगा, और केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो होते हैं इनमें कोई काल का भेद नहीं होता, जैसे ये 1 सेकंड पहले हुआ, ये 1 सेकंड बाद हुआ, ऐसा नहीं, तुरंत। जैसे 1 सेकंड अभी 1 मिनट चल रहा है तो उसमें भी 59 सेकंड, अगर 59 सेकंड पे केवल ज्ञान होना है तो 59 सेकंड पे ही केवल दर्शन भी होगा। हाँ, ये हो गया केवल दर्शन। और हमने जो आज पढ़ा है हम इनको समझें और इस पूरे पाठ को समझकर केवल ज्ञानी बने। इसी मंगल भावना से विराम।